नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मंकी पॉक्स को लेकर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। विदेश यात्रा से लौटने वालों पर रहेगी नजर। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर एसओपी जारी। हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर डीएम का आदेश। अब सरकारी कार्यालय में नहीं हो सकेगा प्रयोग। इस्तेमाल करने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई। छियालीसों ग्रेड पे मामले को लेकर पुलिस विभाग का एक्शन। 3 जवानों को किया सस्पेंड। परिजनों ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। डीजीपी बोले परिजनों को रखनी चाहिए थी सही ढंग से अपनी बात। उत्तराखंड में कांग्रेस का हल्ला बोल। 5 अगस्त को राजभवन का घेराव तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर होगा प्रदर्शन। वहीं पुलिसकर्मियों के निलंबन मामले पर साधा निशाना। उत्तराखंड में आफत की बारिश। 3 जिलों में बहुत भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी। तो 14 स्टेट हाईवे समेत 229 सड़कें बंद। वहीं जोगड़ी और रैतपुर गांव में बादल फटने से मची तबाही। खेत और पैदल रास्ते बहे। और अब खबरें विस्तार से। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर विभाग की ओर से एसओपी जारी हो गई है। विभाग ने एहतियात के तौर पर एक विदेश यात्रा से लौटने वाले में मंकी पॉक्स के लक्षणों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि केरल व दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को सतर्क किया है। विभाग ने के निर्देश दिए हैं कि मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा कर लौटने वाले लोगों की निगरानी रखी जाए। यदि किसी में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए जाते हैं तो सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएं। वहीं आइसोलेशन किया जाए। विभाग ने पिछले महीने संदेह के आधार पर हरिद्वार में से एक व्यक्ति का सैंपल जांच के लिए भेजा था जो नेगेटिव पाया गया था। नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने जिले के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों और सभी विधानसभाओं के विधायकों के साथ जिला योजना की समीक्षा बैठक की, जिसमें पुराने और नए कार्यों को लेकर 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि अवमुक्त कर दी गई थी। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जिले में काफ़ी समय से लंबित पड़े पुराने कार्यों के लिए धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें अधिकारियों को पुराने कार्यों से यथाशीघ्र गति लाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। वहीं हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि जिला योजना बैठक में विकास कार्यों को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। मैंने भी बधाई भी दी आपको, आप कांवड़ लेके चलिए। नैनीताल की जिला योजना की आज बैठक हुई। 51 करोड़ 51 लाख की धनराशि के साथ में उसको बजट आवंटन हुआ। उस बजट आवंटन में हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर के साथ साथ में जो पुराने अवशेष कार्य थे उस मद में धनराशि अवमुक्त की गई। नवाचार में भी धनराशि अवमुक्त की गई है। सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे डीपीसी मेंबर आज इस बैठक में उपस्थित रहे और सर्वसम्मति के साथ में जनपद नैनीताल के विकास के लिए सबने अपनी सहमति प्रदान करी। जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है
कि भविष्य में जिला योजना की बैठक जब आहूत होगी तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से अभी उनके कुछ प्रस्ताव लिए गए हैं उसी प्रकार से पूर्व में ही हमारी जो बुकलेट होती है उसी में ही पूर्व में ही उनके प्रस्ताव लेते हुए उनको स्थिति से अवगत कराते हुए उनके प्रस्तावों को लेने का काम करें। जो बजट आवंटित 55 करोड़ का हो पाया है उससे सारी समस्याएं नैनीताल जिले की पूर्ण हो जाए संभव नहीं है, लेकिन विस्तार पूर्वक माननीय मंत्री जी ने सबकी बात सुनी और पारदर्शी तरीके से मीडिया भी मौजूद रहा। आप सबके सामने सारी गतिविधि हुई। थोड़ा जो डीपीसी के सदस्य हैं और अन्य जो सदस्यगण हैं उन्होंने अपनी नाराज़गी जताई कि अधिकारीगण पहले कुछ जानकारी नहीं देते या किस प्रकार से प्रस्ताव पेश करने हैं, इस पर उनको जानकारी का अभाव है। तो इन सब चीज़ों में भी जनप्रतिनिधि जितने विधायकगण थे उन्होंने भी आवाज़ उनके साथ एक सम्मुख रखकर वहाँ पे रखी। माननीय मंत्री जी ने कुछ जो समस्याएं थी उनके निराकरण हेतु निर्देश शासनिक अधिकारी को दिए और देखिए समन्वय बैठाना हमारा पहला कर्तव्य है सरकार के साथ कि कार्य हो सके। देहरादून जिले में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। एक निजी स्कूल के शिक्षक में डेंगू बुखार की पुष्टि हुई है। साथ ही कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच डेंगू बुखार की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के लिए दोहरी चुनौती सामने आ चुकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे में डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान में तेजी लाने की बात की गई है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर केसी पंत ने कहा है कि अस्पताल में 20 बेड का एक वार्ड बना दिया गया है। साथ ही एक नोडल ऑफिसर के रूप में एक डॉक्टर को भी नियुक्त किया गया है। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि नगर निगम की टीम लगातार डेंगू के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं साथ ही जहां से भी शिकायत आती है वहां स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम संयुक्त रूप से निरीक्षण कर रही है। तो आएंगे ही, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है। पिछले बार नहीं आए थे, उसके पहले भी नहीं आए थे, तो ये सीजनल वेरिएशन या मौसमी या साल में रिपीट होता है। लेकिन हाँ, यह है कि प्रिकॉशन रखना है कि कहीं पर भी पानी का जमाव ना हो और अपने आसपास घर के अंदर, घर में जहाँ रहते हैं लोग, किसी भी ऐसी कंटेनर में पानी न बसने रखें। अगर है तो उसको खाली कर दें। दूसरी चीज़ यह है कि अपने बचाव के लिए कपड़े कवर्ड पहने, ख़ास तौर पे शाम के वक्त लोअर पार्ट्स में, क्योंकि एडीज एजिप्टाई जो मच्छर है वो शाम के समय काटता है। और यदि किसी को लक्षण हैं बुखार के, रैशेस के साथ या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो तुरंत अपनी जांच कराएं, जो कि दून चिकित्सालय या अन्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। और अगर कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट है, हाई ग्रेड फीवर है या कोई और तकलीफ होती है, घर में मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने अस्पताल में अपने पूरी व्यवस्था करा रखी है। कटोरी में हो, जहाँ साफ पानी होगा वहीं डेंगू का लार्वा पनपेगा। हर साल जो है हम जहाँ जहाँ जल भराव होता है, जहाँ साफ पानी इकट्ठा होता है, उसके लिए हम हर साल जो है नगर निगम के माध्यम से एक अभियान चलाते हैं। हमारा अभियान चल रहा है, अभी फॉकिंग भी जो है हमारी लगातार चल रही है। और जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की संयुक्त टीम जो है उसका जाके जो है स्थल में जाकर उसकी जो है जांच। खबर देहरादून से है, जहां टीआर डिपार्टमेंट में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके चलते अब आरटीओ कार्यालय में ज्यादा चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि सभी काम बिना किसी भागदौड़ के एक ही खिड़की पर हो सकेंगे, जिसमें कैश जमा करने के बाद फाइल खिड़की में जमा होगी। उसके बाद एक स्लिप दी जाएगी और काम होने के बाद स्लिप वापस करने पर उसी खिड़की से फाइल मिल जाएगी। आपको बता दें कि हाँ, इस खिड़की पर गाड़ी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और चढ़वाने, कटवाने और आरसी ब्लॉक करवाने जैसे सभी कार्य एक साथ हो सकेंगे। देखिए, हमारे जो परिवहन विभाग में सबसे जो बड़ा ऑफिस है वो है देहरादून संभागीय परिवहन कार्यालय। आप वाहनों के पंजीयन की दृष्टि से भी देखें या लाइसेंस होल्डर की दृष्टि से भी देखें, प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यालय आरटीओ देहरादून है और रेवेन्यू की दृष्टि से भी।
तो इसमें प्रायः क्या होता है, जो हमारी कर पंजीयन शाखा है जहाँ पे वाहनों के कर और पंजीयन से संबंधित कार्य होते हैं, वो एक हॉल है और सेंट्रल हॉल में वो कार्य आपके किए जाते हैं। अभी हमने लोगों की जन सुविधा को देखते हुए ये प्रयास किया है कि कर पंजीयन शाखा का जो कार्य है वो सिंगल विंडो से किया जाए, यानी आपका वाहन या बस है, टैक्सी है, मैक्सी है या प्राइवेट भी है, आपको केवल एक ही विंडो में जाना है और वहीं आवेदन देना है। और प्रयास रहेगा कि 3 दिन के अंदर आपका कार्य पूर्ण करने के पश्चात आपको संबंधित दस्तावेज या आरसी आपको 3 दिन के अंदर, 3 कार्य दिवसों के अंदर प्रदान कर दी जाए। तो प्रयास है कर पंजीयन शाखा के समस्त कार्यों को एकल खिड़की से किए जाने का प्रयास है, जिसको हम सिंगल विंडो सिस्टम कह रहे हैं। उत्तराखंड में 5 अगस्त को कांग्रेस की ओर से राजभवन का घेराव किया जाएगा। इस देशव्यापी आंदोलन के जरिए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा को पार कर चुकी है। आज अगर कोई किसी चीज का विरोध कर रहा है तो उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों के परिजनों ने अपनी बात रखने के लिए प्रेस वार्ता की तो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, जो दुखद है। कक्षा 1 में पढ़ने वाली एक 6 साल की बच्ची ने प्रधानमंत्री को महंगाई कम करने के लिए एक पत्र लिखा। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई की मार बच्चे भी झेल रहे हैं। इसके अलावा हरीश रावत ने ऐलान किया कि वह विभिन्न मुद्दों को लेकर 7 अगस्त को सीएम आवास के बाहर धरना पर बैठेंगे। पहले ये प्रोग्राम 6 अगस्त का था, लेकिन 5 और 6 को वह दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास घेराव के कार्यक्रम में भाग लेंगे। बेरोजगारी भी की जो वस्तुएं हैं वो सस्ते में मिलती है, लेकिन वो नहीं होगा इस देश में। इसलिए 5 तारीख को महंगाई के बाद दूसरा मुद्दा बेरोजगारी है। ये पूरे प्रदेश से जो ग्रामीण अंचलों से महिलाएं आई हैं, ये रात को रहेंगी कहां जाकर। 12 बजे सुबह 10 बजे के धरने को 12 बजे खत्म करवाया गया इस आश्वासन के साथ कि आपकी समस्या। खबर देहरादून से है, जहां पुलिस विभाग ने उन 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया था जिनके परिजनों ने पुलिस जवानों की 4600 ग्रेड पे मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जिनमें से अब डीजीपी ने एसएसपी को एक जवान का नाम निलंबन सूची से हटाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि एसडीआरएफ यमुनोत्री में तैनात कुलदीप भंडारी, पुलिस लाइन चमोली में तैनात दिनेश, पुलिस मुख्यालय में तैनात हरेंद्र और लखीबाग पुलिस चौकी में तैनात मनोज बिष्ट को कर्मचारी आचरण नियमावली के हवाले से निलंबित किया गया था, जिसमें से अब मनोज बिष्ट के नाम को निलंबन सूची से हटा दिया गया है। इन पुलिसकर्मियों के परिजनों पर निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आरोप है। वहीं सस्पेंड किए जाने से नाराज पुलिसकर्मी कुलदीप भंडारी की पत्नी आशी भंडारी ने अपने बच्चों के साथ गांधी पार्क के गेट पर भारी बारिश के बीच धरना दिया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें गाड़ी में बैठाने का भी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिसकर्मियों के परिजनों को अपनी बात सही ढंग से रखनी चाहिए। देखिए, पुलिस एक अनुशासित बल है और इसमें किसी भी तरह की अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से जो इनके परिजनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो सरकारी सेवा नियमावली के जो आचरण नियमावली है उसके नियमों का उल्लंघन है। उसके तहत उसी कारण ये कार्रवाई की गई है। मैं आगे भी पुलिसकर्मियों से अपील करता हूँ कि वो अपनी बात को संयमित ढंग से ही रखें और किसी तरह की अनुशासनहीनता न करें। अगर अनुशासनहीनता की जाती है तो हमें कार्रवाई करने पे बाध्य होना पड़ेगा। 7 तारीख को धरना है। कहाँ पर होगा? यहीं पर धरना होगा। हाँ जी, यहीं पर। आप ही रहेंगी या? हाँ जी, या और लोग भी रहेंगे? सब रहेंगे। 13 जिलों से सारी बहनें रहेंगी। खिलाफी हो गई हमारे जो 46 ग्रेड पे का जो उन्होंने शहीद स्मृति में घोषणा की थी, वो उन्होंने घोषणाओं में रख दिया ना। 46 ग्रेड पे के लिए कुछ करते, अभी भी इन्होंने अन्य भाइयों पे भी कार्रवाई चल रही है। ये जो ग्रुप में मैसेज कमेंट करते हैं उनको भी कार्रवाई कर रही है। आ गया कि आप अपनी इजाजत के अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी बोलो तो शायद अब यहाँ तक हो सकता है हम रक्षाबंधन मायके भी नहीं जा सकते श्रीनगर। जिस हिसाब से उन्होंने कहा आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आप पुलिस फैमिली से हो कि कांस्टेबल की वाइफ हो। आज तानाशाही मतलब इतना हावी हो गया कर्मचारियों पर, हम कुछ कर नहीं सकते, ना बोल सकते हैं। यहाँ आने के लिए भी दबाव बनाया जाता है कि आप वहाँ मत जाइए। आज देखते हैं कितना दबाव बनता है। जितना दबाव हमारे पे बनाया जा रहा है इतना 46 ग्रेड पे की जियो पे बनाइए ना।
मामले को लेकर पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना महंगा पड़ गया है। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर कुछ सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने इसके लिए कमेटी बनाई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगी, इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार करते हुए कहा कि ग्रेड पे मामले में प्रताड़ित किया जा रहा है, जो शर्म की बात है। 1 अगस्त से सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के आदेश जारी किए हैं। अब 1 अगस्त के बाद सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसकी जगह पर सरकारी कार्यालयों में कांच या मिट्टी के गिलास, प्लेट और दूसरे बर्तनों का इस्तेमाल करना होगा। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर कार्य योजना बनाई गई है। वहीं इसके बाद अगर सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक कार्य योजना बना ली गई है। सबसे पहले निर्णय लिया गया है कि 1 अगस्त से अब सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। कांच की बॉटल्स और कांच की गिलास का इस्तेमाल हो या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल हो। सभी एसडीएम्स को कहा गया है कि अपने अपने स्टेक होल्डर्स को बुला लें और उनके साथ डिस्कस कर लें, उनको एजुकेट कर दें कि क्या इस्तेमाल होना है, क्या नहीं होना है। हम उम्मीद करते हैं कि इसको अभियान के रूप में अब चलाएं। चंपावत जिला चिकित्सालय में एक महिला की मौत मामले में परिजनों ने प्रदर्शन किया और लापरवाही बरतने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की गई है और कारणों की निष्पक्ष जांच के लिए डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी को निर्देशित किया है, जिस पर डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि महिला की मृत्यु पर एक जांच समिति का गठन किया गया है। ठीक है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते थे बार बार कि ठीक हो जाएगी, तुम क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो। और जब इन्होंने लास्ट 9 दिन नाम करके एक दिन पहले इन्होंने कहा कि संजय को और बुखार है, हम यहाँ लाए थे उस दिन में हमें इनके साथ झगड़ा पड़ी। हमने कहा अभी भी बताते टाइम जो हम कहीं ले जाते हैं। लास्ट में इन्होंने रिफर किया, हमने जीवन उन्मूलन कराया। जीवन उन्मूलन ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, इसमें उन्होंने कहा इसका इतना इन्फेक्शन मिलता है, यहाँ सही नहीं हो गया, आप हाथ कहीं बाहर ले जाए, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी हायर हॉस्पिटल में। फिर इसके बाद हम हल्द्वानी ले गए। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी, ब्रिजलाल, जो जितने केसनाथ 4-5 हॉस्पिटल सबके पास ले गए, सबने हाथ कवर कर दिए। तो एक ने सलाह दी कि हो सकता है राम मूर्ति ले जाओ, तो राम मूर्ति में ले गए। राम मूर्ति में कई वालों का सीधा कहना है कि आप बहुत लेट हो गए, इसके जो अंदर के पार्ट्स हैं सारे खराब हो चुके हैं। इसमें गुर्दा है, शरीर, फेफड़े, उन्होंने फेफड़े सांस लेने के लिए भी यहाँ से नली डाली। हम कह रहे हैं जो इंसाफ जो हमारी बेटी के साथ हो, अन्य बेटी के साथ हो, ये इंसाफ चाहिए हमें। इसमें जिला चिकित्सालय में डिलीवरी के बाद महिला को बुखार हुआ और उसमें महिला ने दिखाया, फिर हल्द्वानी भी रेफ़र हुई और हल्द्वानी के बाद बरेली भी गई, जहाँ पे उनकी डेथ हो गई है। तो इस संबंध में कहाँ पर चूक हुई है और किसकी इसमें गलती है और क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस हुए और कहीं पे अगर नेग्लिजेंस हुई है तो उस संबंध में 3 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है और उसमें 4 दिनों के अंदर इनको अपनी आख्या देनी है और रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध ठोस कार्रवाई। चंपावत में कुछ युवाओं को सड़क पर नाक रगड़वाकर सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 8 से 9 युवकों को कान पकड़वाकर सड़क पर नाक रगड़ने और माफी मांगने की हिदायतें दी जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक व्यवसायी के साथ क्षेत्र के कुछ युवाओं ने मारपीट की थी, जिसे लेकर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया था और 30 जुलाई को दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद परिजनों ने अपने युवाओं को भविष्य में ऐसी गलती ना करने के लिए हिदायत दी और खुलेआम यह सजा दी गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे खुलेआम सजा देना उचित नहीं है। अगर युवाओं ने गलती करी थी तो उनको घर पर भी समझाया जा सकता था। वहीं इस मामले में चंपावत के सीओ अभिनय चौधरी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले की जाँच की जा रही है। आप लोग ये बोलोगे कि आएगा हम दोबारा
के संज्ञान में भी आया है कि कुछ जो लोकल के लोग थे और एक जो दुकानदार थे उनके बीच में आपस में कुछ हाथापाई हुई थी। तो उसमें जो दुकानदार थे उनके द्वारा एफआईआर रजिस्टर करवाई गई। उसमें 4-5 लड़के थे जो यहीं लोकल के हैं ढकना बडोला साइड के। तो उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई तो जो लड़के थे लड़ाई करने वाले उनके परिजनों द्वारा ही एक तरह से माफी मांगी गई। ऐसा हमें सुनने को आया कि माफी मांगी गई, लेकिन माफी मांगने का जो तरीका था वो बहुत गलत था। तो इसमें हम भी अपने स्तर से जांच कर रहे हैं कि मतलब ये किस वजह से हुआ और कौन। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।